प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इंतखाबात कवर करने वाले सहाफ़ियों को हमेशा तलाश रहती है कांटेदार हलकों की, कि कहाँ कहाँ पर कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं, तगड़े हलके कौन से हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाने के बाद अब बहुत कम हलके ऐसे बचे हैं जहाँ पर बहुत कांटेदार मुकाबला बज़ाहिर देखने में आ रहा हो। लेकिन फिर भी हमने तलाश करने की कोशिश की है पाकिस्तान में चंद ऐसे हलके जहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर तगड़े मुकाबले मुतवक्के हैं, जहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात अपने मंजूर कराने में कामयाब हो गए हैं। ज़रा उन हलकों का हम जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरा बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो किस सूबे में कितने कागजात मुस्तरद हुए हैं ये डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ दो बहुत ही अहम केसेस कल और परसों समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। कल तो ताहयात नाअहली का फैसला होगा। नवाज शरीफ साहब पर एतराज़ भी यही लगाया गया है, एतराज़ लगाने वाले की तरफ से कि जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये ताहयात नाअहल हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच बैठेगा, 11:30 बजे समाअत होगी, तो पता चलेगा कि नाअहली 62(1)F में ये ताहयात है या नहीं। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और कहा है कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो तौहीन अदालत लगाई जाए। इसके लिए 3 रुकनी बेंच बना है और यह समाअत परसों के लिए होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो यह भी मौजूदा हालात में बड़ा अहम केस है। क्या होने जा रहे हैं तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, आप साहब बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तज्जियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप पर आने से पहले मैं चंद हल्के को 5-7 हल्के सामने रख देता हूँ आवाम के, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कौन से हल्के अब कांटेदार बचे हैं अब तक की जो सूरत हाल है। उसमें देखिए एक जी NA-47 है, जहाँ से बाबर अवान साहब के कागजात मंजूर हुए हैं और इनके मुकाबले में जिन्होंने कागजात जमा करा रखे हैं मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी साहब के भी कागजात यहाँ से मंजूर हुए हैं। लेकिन तवक्को यह है कि शायद ये इस हल्के से इलेक्शन न लड़े, ये 48 से इलेक्शन लड़े। लेकिन यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी उम्मीदवार हैं और इसी तरह से शेख अंसर अजीज़ और चौधरी रिफत जावेद के भी कागजात मंजूर हुए हैं। ज़िशान नकवी के भी हैं, लेकिन शायद ज़िशान नकवी भी 46 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये हल्का हमें इसलिए दिलचस्प लगेगा कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर, बाबर अवान और साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार सामने आएगा। इसी तरह से 128 अगर आप देखें तो यहाँ से तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले 2 लोगों के कागजात मंजूर हैं। एक शफकत महमूद साहब के भी हैं, एक सलमान अकरम राजा साहब के भी हैं और हाफिज नोमान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि लियाकत बलोच साहब ने भी कागजात जमा करा रखे हैं। तो यहाँ पर हमें एक तगड़ा मुकाबला ऐसा लगता है कि देखने को मिलेगा। फिर NA-122 लाहौर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ सरदार लतीफ़ खोसा साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं और ख्वाजा साद रफीक के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं और ख्वाजा साद रफीक को तवक्को भी यही है कि इसी हल्के से उनको टिकट मिलेगा। तो इसलिए यह हल्का भी दिलचस्प होने की तवक्को है। और यहीं से अजहर सिद्दीक साहब के कागजात भी मंजूर हुए हैं, एडवोकेट अजहर सिद्दीक। तो देखिए उनको टिकट यहाँ से मिलता है या दूसरे हल्के से मिलता है। इसी तरह से NA-49 मुल्तान में अगर आपको मिले चलूँ तो यहाँ से भी मलिक आमिर डोगर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, उनके कागजात मंजूर हुए। लेकिन यह हल्का इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके भी कागजात यहीं से मंजूर हुए हैं और शायद अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर यहाँ से जहांगीर तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग के ख्वाहिशमंद जो हैं जावेद हाशमी साहब भी हैं, शेख मोहम्मद तारिक भी हैं। तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होने के बाद फिर जहांगीर तरीन साहब ही इलेक्शन लड़ रहे होंगे। लेकिन यह हल्का दिलचस्प होगा। NA-117 लाहौर में भी सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर अब्दुल अलीम खान साहब ने कागजात जमा कराए हुए हैं, मंजूर हो चुके हैं और यहां भी वो देख रहे हैं कि नून लीग के साथ उनकी कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए। अगर हो जाती है तो फिर नून लीग के लिए के उम्मीदवारों के लिए यहां पर मुश्किल होगी, क्योंकि सरदार आजाद सादिक भी यहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अली परवेज मलिक ने भी कागजात जमा कराए हैं, उनके मंजूर हो चुके हैं। अताउल्लाह तारड़ ने भी यहां से कागजात मंजूर करवाए हुए हैं, जबकि अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो खैर लाहौर के काफी हल्कों से करवाए हैं। लेकिन अगर अब्दुल अलीम खान यहां से एडजस्टमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अयाज सादी के लिए कोई और दूसरा हल्का लाहौर में बच नहीं रहा है। इवन अली परवेज मलिक साहब का भी हल्का खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 119 से जहां से वो लड़ना चाहते हैं वहां तो मरियम नवाज खुद लड़ रही हैं। 118 में हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ रहे हैं और 118 में इनके मुकाबले में आलिया हमजा जो हैं वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। तो ये हल्का भी दिलचस्पी का हामिल होगा। NA-127 में इसलिए भी दिलचस्पी पैदा हो गई है कि बिलावल साहब यहां पर आ गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और इनके मुकाबले में तवक्को है कि नून लीग अताउल्लाह तारड़ को मैदान में उतारेगी और सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी यहां से उम्मीदवार हैं, जबकि उनके साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा के कागजात भी यहां से मंजूर हो चुके हैं। तो 127 भी बड़ा दिलचस्प हल्का होगा। और आखिर में मैं आपको 119 के बारे में भी बता देता हूं। 119 जो है
ये अलीम खान साहब ने कागजात तो कराए हैं जमा यहाँ से शायद, लेकिन वो यहाँ से ना लड़ें और मरियम नवाज शायद यहाँ पर उतरे मैदान में, या मरियम नवाज यहाँ से उतरेंगी या 120 से उतरेंगी। और इनके मुकाबले में अली परवेज़ मलिक साहब भी ज़ाहिर इनके मुकाबले में तो नहीं, इनकी पार्टी से ही है, इलेक्शन जमा कागजात इनके मंजूर हुए हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक के भी यहाँ हुए हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर के भी हुए हैं। लेकिन अगर मरियम नवाज यहाँ पे लड़ती हैं तो शायद कोई तगड़ा मुकाबला उनके सामने नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार बज़ाहिर हमें बड़ा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। 120 में भी ऐसी सूरत हाल है, मरियम नवाज़ के कागजात मंजूर हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के हुए हैं, सरदार अयाज सादिक यहाँ से लड़ना चाहते हैं, अताउल्लाह तारड़ के कागजात भी जमा हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ समीना खालिद घुर्की के भी यहीं से कागज़ जमा हुए हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक के भी यहाँ से हुए हैं, सोहेल शौकत भट्ट ने भी यहाँ से कागज़ जमा करवाए हुए हैं। तो ये चंद हल्के, इसके अलावा कुछ और सिंध में भी हैं, उस पर हम कल बात कर लेंगे। लेकिन इन चंद हल्कों को छोड़कर डॉक्टर मायूं साहब, बाकी जगहों पर तहरीक इंसाफ कैसे मुकाबला करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन हर जगह पे मुकाबला करेगी। अभी आपने देखा है तकरीबन ऑलमोस्ट 80-90% लोगों के वो कागजात वो कर दिए हैं। और लेकिन जब जिन बेसिस पे किए वो 3-4 बेसिस हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, किसी पे कहा हुआ है FIR कटी हुई है, किसी के कहा हुआ है कि क्रिमिनल केस है इनके खिलाफ, किसी में कहा हुआ है कि ये फोर्स कैजुअल एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आता है, किसी में कहा है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ केस है, और किसी में कहा हुआ है कि कन्विक्शन है और वो अपील पे गए हुए हैं। ठीक है, तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा भी नहीं पहुंच सके, या किसी में वो नहीं पहुंच सके। लेकिन उसकी बेसिक वजह यही थी, अगर वो पहुंच नहीं सके तो वो हम सबको पता है कि उसकी वजह क्या थी। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को देख लें तो आपके पास 2023 CLC जो है 723 जो सिंध में, वो बताती है कि FIR होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इजाज़त मिली हुई है। अगर 2016 2016 में SCMR 733 शेख अकरम वर्सेस अब्दुल गफूर था, उसमें क्रिमिनल केस या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ क्रिमिनल केस डजंट मीन एनीथिंग। वो कहते हैं जब तक कन्विक्शन ना हो जाए और वो चीज़ ना हो तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, 2019 में CLC 130, उसमें कहते हैं अगर फोर्स कैजुअल में है भी तो उसके बावजूद दैट्स नॉट डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। फिर 2008 में CLC 240, जिसमें सिकंदर हयात खान बोसन और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान में, इसमें जो कहा गया था वो ये था कि ऑल्दो इनको एक उधर से कन्विक्शन हो चुकी थी ये रावलपिंडी से, लेकिन वो उसके अपील में चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अपील में आप चले जाते हैं तो वो कन्विक्शन या उसमें जो आर्टिकल आ जाता है, ये 63(4) के तहत जो आ जाता है, H के तहत आ जाता है, वो कहते हैं वो उसमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक आपका अपील करना जाए, क्योंकि अपील मीन्स अभी तक केस जो है ना वो फाइनल नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ ना, तो अभी आप अपील पे चले गए तो वो नहीं है। सो ऑल एंड ऑल मेरे लिहाज से जितने भी इस वक्त रद्द किए गए हैं वो सारे के सारे एक्चुअली मेरे लिहाज से उनको एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, तो आपके ये सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आप कहते हैं ना कि उनके खिलाफ कोई बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, देखिए इससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा जरा डायमेंशन चेंज हो गया, या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस दफा चेंज होगा। अगर पहले नहीं था तो इस दफा चेंज होगा। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट पड़ेगा, निशान पे पड़ेगा, कैंडिडेट पे नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट छोटा हो बड़ा हो, निशान उनको वोट देगा। इवन अगर वो लोग कैंपेन नहीं करते तब भी वो निशान उनको बड़े से बड़े नाम को गिराने के लिए काफी होगा। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, मेरा दावा ये है कि जो नॉर्मल जो होता है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट या जिस तरीके से ये धांधली होती है, उसमें आप 30-40 हज़ार वोट अप फ्रंट डाल देते या बाद में डाल देते। इस दफा वो काम नहीं करेगा। इस दफा आपको 1.5-2-2.5 लाख वोट पहले से डालोगे तो कहीं जाके आप जीत सकोगे। टर्नआउट अगर हल्का कम रहा तो मेरा नहीं ख्याल देखिए, मैं अगर टर्न आउट हल्का हुआ और वो नहीं हुआ तो फिर अगर अवाम इंटरेस्टेड नहीं है, अवाम आके वोट डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कसूर किसी और का नहीं, कसूर अवाम का है। सही है, अवाम को निकलना चाहिए, उनको कम से कम 70-80% अवाम को निकलना चाहिए। अगर वो चाहते आप ये समझते हैं कि अगर 80% लोग 70% लोग भी इवन बाहर आ गए तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और सिनेरियो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, अब मामला ये है कि एक दरखास्त उमैर नियाजी साहब ने लाहौर हाईकोर्ट में दी, लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आया, वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आरओज के जो हैं वो एग्जेक्टिव से लेने में कोई कबाहत नहीं है, इजाज़त दे दी गई और वो फैसला सेटिसाइड कर दिया। लेकिन अब ऐसा मालूम नहीं होता क्योंकि तहरीक इंसाफ की सारी शिकायत ये हैं कि आरओज की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको नहीं मिली है।
तो ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त था कि उनको सुने बगैर फैसला नहीं होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असद भाई, थैंक यू सो मच। अगर तो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस की हिस्ट्री आप देख लें, 1970 से लेके 2018 तक देख लें, तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती आई है। 70 के इलेक्शंस को भी रिजल्ट्स को हमने नहीं माना, 77 के अंदर भी आप देख लें, उसके बाद 88 के रिजल्ट्स भी आप देख लें, पहले बाद के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। उसके बाद 2002 के अंदर देख लें, 8 में, 13 में और 2018 के अंदर तो कहा गया कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का एक इलेक्शन है। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक नैरेटिव है और उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन वो नैरेटिव होता ये है कि आपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को भी लेके आगे चलना है, और उसके बाद ये है कि अगर आपके रिजल्ट्स आपकी डिज़ायर्ड के मुताबिक ना हो तो आपकी फिर एक हिस्ट्री है। आपको बाकी माजी के इंतखाबात से या इलेक्शन शेड्यूल के अंदर होने वाली एक्टिविटी से आपको फर्क नजर नहीं आ रहा? कभी हमने ये नहीं देखा कि कागजात नामजदगी छीन लिए गए हों, पहुंच ना सका हो, और एक सियासी जमात के 90% कागजात मुस्तरद हो चुके हों। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ एक आपको वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव बताया। अब आ जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। उसके अंदर ये है कि अभी भी जो चीज़ आई है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे थे, सारा था उसके अंदर ये जितनी भी जिन जजमेंट्स का जिक्र कर रहे थे ये सारे के सारे वो थे कि जिनके रिटर्निंग ऑफिसर्स की स्टेज पे रिजेक्ट हुए, और ये सारी रिटर्निंग ऑफिसर्स से 2018 का ये जितनी जजमेंट्स आप पढ़ रहे हैं ना, 18, 19, 20, 21 ये कर रहे हैं, ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स से, और उनके ऊपर एक एपेलेट बेंच है जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस बैठ गए हैं। अब वो एक फ़ैसला करेंगे और फैसला वही होगा जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है कि अगर कोई शख्स जो है उसके खिलाफ सिर्फ FIR है तो उसका पेपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कन्विक्टेड नहीं है उसका नहीं आना चाहिए। लेकिन सर्टेन ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर आप किसी सूरत आपके पेपर्स एक्सेप्ट नहीं होते। नंबर 1 अगर आप कन्विक्टेड है, नंबर 2 अगर आपका प्रपोजर या सेकेंडर उस कॉन्स्टिट्यूंसीज का नहीं है, नंबर 3 अगर आप डिफॉल्टर हैं यानी कि आप 2 मिलियन से ज़्यादा निकल गए हैं, नंबर 4 उसके अंदर ये है कि आपने गवर्नमेंट के ड्यूज़ या लाइबिलिटीज़ जो है वो आपने 10,000 से ज़्यादा या 6 माह का आपने पीरियड उसके अंदर गुजार दी है, और नंबर 4 उसके अंदर ये है कि आपको 62(1)(f के अंदर ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है या 63(1)(p जो है उसके अंदर डिस्क्वालीफाइड है। तो ये वो सारे फंडामेंटल्स हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, उसके आगे उसकी जो आप इस हद तक समझते हैं कि काजी फैसल साहब ने जो फैसला उस दिन दिया था 3 रुकनी बेंच ने, इनफैक्ट उसमें तहरीक इंसाफ को सुन लेना चाहिए था, हो सकता है? नहीं, मैं आपको वो असल चीज ये होती है कि पॉलिटिक्स के अंदर और इलेक्शंस के अंदर टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट आती है, और वो टाइमिंग ऐसी थी। अगर मैं फर्ज किया स्टेज को अगर आप देखें तो जब PTI सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के लिए गई थी कि इस मुल्क के अंदर डेट देनी चाहिए, उस वक्त इनके साथ ये प्रेयर आ जानी चाहिए थी कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उन्हें करवाने चाहिए। चूंकि जुडिशल ऑफिसर्स को आप लार्ज स्केल्स के अंदर आप इलेक्शंस के अंदर जाएंगे तो उसके लिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसकी कॉन्करेंस या कॉन्सेंट चाहिए। अगर उस स्टेज के अंदर जाके आप नोटिफिकेशन को रिवर्स कर दें या वापस कर दें तो फिर जो आपका इलेक्शन शेड्यूल का प्रोग्राम था जो आपने 15 को डालना था तो वो 8 फरवरी की डेट जो रिक्वायरमेंट नहीं थी। डिमांड जेन्युइन है, होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो टाइमिंग उस वजह से इलेक्शन के डिले होने का खतरा था, इसलिए सेम डे पर डिसाइड किया। चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन छुट्टियों पर भी जाना था। लेकिन मसला ये है नसीम सिद्दीकी साहब कि अगर ये बात मान ली जाए कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसलिए हरी में दिया, PTI को सुने बगैर इसलिए दिया कि अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे तो फिर डिले हो जाएगा, लेकिन अब भी तो ये हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और वो परसों समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। आप फर्ज कीजिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट सुनती है और वाकई कहती है कि हाँ ये जाती हुई है और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और कहा जाता है कि दोबारा से इस प्रोसेस को किया जाए, तो फिर भी 8 तारीख को इलेक्शन तो नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद बहुत शुक्रिया। मैं तो जैसे मैंने अपने दोनों साथियों की बातें सुनी तो दोनों ने बड़ी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो शिकें गिनवाई। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान में आइन और कानून इस वक्त मौजूद है? क्योंकि आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें 1-1 साल से मौजूद हैं। ये तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखे। ऐसे कोई इलेक्शन हमने नहीं देखे कि जिनमें इस तरह से जो है वो हुकूमतें जो है 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमतें चली हो। सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शहादत के बाद कुछ दिनों के लिए जरूर डिले हो गए थे, लेकिन वो बहुत बड़ी इमरजेंसी थी। अभी आपने जिस तरह जो सवाल पूछा है, बिल्कुल इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को छुट्टियों पे भी नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान में इस वक्त एक किस्म के इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। दिन और रात
ये केसेस सुनने चाहिए और इसमें फैसले करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े, वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, नाजुक मोड़, ये वाकई बहुत ज्यादा नाजुक मोड़ है कि एक तरफ दरिया है, एक तरफ खाई है, समझ किसी को नहीं आ रही, और सिर्फ इलेक्शन ही वाहिद हल है जो इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। लेकिन अगर उस इलेक्शन में इतनी बड़ी जमात को आपने बाहर रखा हुआ है, तो ये तो फिर किस बात के इलेक्शन हुए? ये तो सिलेक्शन नजर आ रही है, और फैसले जहां से हो रहे हैं सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह उजलत में फैसले दिए, मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए, और सुनना जरूरी है। और ये तो जस्टिस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत दफा कहा है कि मैं किसी को सुने बगैर तो फैसला नहीं दे सकता, तो आपने तो सुने बगैर फैसला दे दिया। जी बिल्कुल सही। जी हाँ भी कर दी। हाँ। तो बात यह है कि देखिए, इज्जत इस मुल्क में तमाम लोगों की, आज मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह जमशेद दस्ती साहब आज एक वीडियो में नजर आए हैं, और जिस तरह औरतों की तजलील इस मुल्क के अंदर हो रही है, उससे पहले भी हमने कई वाकयात देखे, तो इन चीजों के ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए। ये क्या मुल्क के अंदर जंगल का कानून बनता चला जा रहा है? मुझे याद है कि असदुल्ला, आपने बहुत जबरदस्त एक वीलॉग किया था ज़मीनी इंतखाबात पे, और बहुत ही उसमें मतलब 90% उसमें मैंने देखा कि जो आपके एनालिसिस थे वो सही साबित हुए थे। तो अगर आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं, तो अब जो है वो सर्वे इलेक्शन नहीं कर कमीशन सकते सर, पाबंदी लगा दी। हाँ। इलेक्शन कमीशन मैं ने वही बात कर आज रहा एक खत हूं, लिखा है, पैमरा से कहा है कि जी आप सर्वे नहीं कर सकते, दिखा सकते। हाँ, तो ये तो दुनिया में सर्वेज इस किस्म के होते हैं। आपने देखा कि बरतानिया में भी जब इलेक्शन होते हैं, आपने भी एक दो दफा आके यहाँ पे कवर किए, तो यहाँ पे तो प्री पोल इस तरह के सर्वेज दुनिया में होते हैं। तो बात ये कि आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये किस तरह के वाकयात मुल्क में हो रहे हैं। ऐसे इलेक्शन हमने पहले कभी नहीं देखे। मैं भी तकरीबन 88 से तमाम इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ, मैं हल्कों में जाता हूँ, आवाम के पास जाता हूँ, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से तेजी के साथ इन चीजों के फैसले होने चाहिए, और बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अच्छा, जब 9 मई का वाकया बीच में आ जाता है बार बार, तो भाई वो कितने लोग इन्वॉल्व थे उसमें, 5000, 6000, 7000, आप उनको सजाएं दें, लेकिन आप करोड़ों वोटर्स और करोड़ों लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप उनको तो दस्तबरदार नहीं करवा सकते। जिस तरह कागजात छीने जा रहे हैं, और जिस तरह बिल्कुल सही है। चलें, अब तो ये तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। नसीम सिद्दीकी साहब, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को हमारी इत्तलात के मुताबिक वो वीडियोस भी दी जा रही हैं जिसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उन वीडियोस को देखने के बाद क्या कहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में, दोनों चीजें बैक वक्त, कि अगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर पाती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली इस पूरे प्रोसेस में जिसमें का स्क्रूटनी हुई है, और इस प्रोसेस को अगर रिपीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है, मौक़िफ़ मान जाती है, तो फिर इलेक्शन तो वक्त पर नहीं हो सकते? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे प्रूफ कर देती है कि ये इनके साथ ज्यादती हुई है, तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों के आपने वो पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए, उन सब के पेपर्स एक्सेप्ट कर लें। Why do you have to delay? और नंबर 2, इस वक्त हम उस स्टेज से जा भी रहे ना, मतलब अपील की स्टेज पर है ना, उन सारों की अपील सुने, उनके अगर उसमें कोई जेन्युइन होता है, जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी की ऑलरेडी कोई ऐसी कन्विक्शन है जो चैलेंज नहीं हुई, या किसी की चैलेंज भी हो, चैलेंज का तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चैलेंज में तो आपको बता रहा हूँ 2008 CLC 240 का किया हुआ है ना, मतलब उसमें चैलेंज मींस के रिव्यू पे नहीं गई है, उन्होंने अपील पे नहीं किया। जितनी देर तक वो है वो नहीं, अगर यही मसला हो उसके अंदर है, सर वो इसमें लिखा हुआ है ना, 4 साल से आर्गुमेंट्स बिल्ड करते रहे हैं कि जी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उस पे नहीं आता, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन ब्रॉडली जिस तरह आप मुनासिब इस तरह है कि अगर वो उसमें अपील हो तो ठीक है, चूंकि मियां नवाज शरीफ वगैरह के अपील नहीं हो रही थी, तो वहां पे अपील है नहीं ना, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसमें आप अपील पे नहीं जा सकते। अभी वो अपील वो उनको स्पेशल बुला के उनको अपील उनकी जेब में डाल के दे रहे हैं, अभी अपील मुझे दे, तो वो और बात है। लेकिन 2008 सर प्रिंसिपल, द प्रॉब्लम इन द लॉयर इज कि वो हर जगह पे कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको कोट कर रहा हूं, 2008 CLC 240 सिकंदर हयात खान बोसन एंड यूसुफ रजा गिलानी, एग्जैक्टली यही था कि कन्विक्शन हो गई है, वो अपील पे चले गए। उस बेसिस पे उन्होंने कहा जब तक ये अपील करनी आ जाएगा तो उस वक्त कर सकते। तो उस बेसिस पे इमरान खान की कोई भी चीज को आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी सारी चीजें अपील पर है। तो जब तक वो अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, आप उनके पेपर एक्सेप्ट करेंगे। सो मेरे लिहाज से क्या उस सारे प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए? नहीं, आप इन्हीं सारी चीजों में जिनके जेन्युइनली हैं उनको हटा दें, जिनके जेन्युइनली नहीं है तो 90% में से 5% के जेन्युइन होंगे।
1% के तो जेन्युइन नहीं होंगे ना, आप उनको इलेक्शंस की इजाजत दे दें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस तरीके से ये तो प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है ना, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जो पोलिंग डे का वो होगा, उसमें क्या करेंगे वो एक अलग बहुत बड़ा गंभीर मसला है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, ये इस वक्त जिस तरीके से हैंडल कर रही है, और खासतौर पे जैसे नसीम साहब ने कहा है, ये तो और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के उस इजाफी नोट के लिहाज से इस वक्त तो सारी की सारी गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल की है चाहे वो प्रोविंशियल है, सारी की सारी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फेज। ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट को, और खास तौर पे मुझे इस बात का बहुत गिला है कि यहां पे इतना बड़ा मसला हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं कि यार हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, छुट्टियों पे जा रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज नीड्स टू बी रन। आप जरूर छुट्टियों पे जाओ, ये काम करके 30 के बाद चले जाते हैं, चलिए चले जाते हैं। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किस किस सूबे में कितने उन्हें कागजात जमा कराए हैं, कितने मुस्तरद हुए हैं, और क्या ये गैर मामूली फिगर्स हैं, इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कितने उम्मीदवारों के कागजात इस मरतबा मुस्तरद किए गए हैं, जरा इसका कुछ डेटा देख लीजिए। कौमी असम्बली के 1024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इस दफ़ा मुस्तरद हुए हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से कुल 209 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे, इनमें से 93 के मुस्तरद हो गए हैं, जबकि 116 के मंजूर हुए हैं। पंजाब से कुल 3621 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, 521 के मंजूर हुए, 521 के मुस्तरद कर दिए गए और 3100 के मंजूर कर लिए गए हैं। अब सिंध से कुल 1681 उम्मीदवारों ने जमा करवाए, जिनमें से 166 के मुस्तरद कर दिए गए, जबकि 1515 के मंजूर हुए हैं। इसी तरह से केपी की बात करें तो यहाँ पर 1331 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इनमें से 152 के मुस्तरद कर दिए गए, जबकि 1179 के मंजूर हुए हैं। और बलूचिस्तान से कुल 631 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, इनमें से 92 उम्मीदवारों को मुस्तरद हो गए, जबकि 539 के मंजूर हुए। ये कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के फिगर्स हैं। अब इसमें हाफिज़ खान अहमद साहब, ये बज़ाहिर ये तादाद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपको गैर मामूली फिगर लगते हैं? देखिए, ये है कि तकरीबन 28,000 जो लोग हैं उन्होंने कागजात नामजदगी पूरे मुल्क के अंदर जमा करवाए हैं। तकरीबन आपकी 850 से ज़्यादा जो है वो नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की और रिज़र्व सीट्स हैं। अब उसके अंदर ये है कि आपका एक प्रोसेस आया है, उस प्रोसेस के अंदर जिसकी तरफ मैंने आगे भी इशारा किया था कि वो आपका आर्टिकल 62 है, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इलेक्शन एक्ट है, और सेक्शन 60 जो है वो आपका इलेक्शन स्क्रूटनी को सारे प्रोसेस पे अंदर, और 62 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है या रिटर्निंग ऑफिसर अपने डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करता है। अब उसके आगे जो चीज़ आ गई है वो ये आ गई है कि एक शख्स ने एक दफ़ा भी नहीं, कई दफ़ा कागज़ है उसने, किसी ने 3 दफ़ा करवाए हैं, किसी ने 4 दफ़ा करवाए हैं, किसी ने 5 दफ़ा बीबन करवाए हैं। चूँकि ये है कि हमारे लॉ के अंदर ये है कि आप 5 जो अपने नॉमिनेशंस पेपर हैं वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर करवा सकते हैं। फिर दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर प्रोसेस के ऊपर जो है आप ही को कैद ही नहीं है कि आप मुल्क के किसी भी हिस्से में खड़े हो सकते हैं, अगर नेशनल असम्बली है, और जितनी सीटों से चाहे, और जितने चाहे, और दुनिया में ये कदगन लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रोविंशियल असम्बली के लिए आपको उस प्रोविंस के अंदर, तो ये अगर सारा देखा जाए तो कईयों के 1-1, 2-2 ज्यादा करके नहीं, लेकिन मुस्तरद तो इस बुनियाद पे नहीं हुए ना। नहीं, मुस्तरद इसके अंदर ये हुआ ये है कि अगर फर्ज किया अगर एक शख्स का एक जगह मुस्तरद हुआ है तो हो सकता है उसका दूसरी जगह भी मुस्तरद हो, तो बंदा तो उठाया गया हो, तो वो उसके अंदर है। अब उसके अंदर ये है कि जो मामला जिस तरह ये है कि ये अब 3 से लेके 10 तक वो डेट्स है, 10 के अंदर जब आपके जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, अब वो जब उसके मुताबिक देखेंगे तो फिर आपके पास एक फिगर्स आएगा कि कितने ऐसे थे कि जो जेन्युइनली रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है, और कितने ऐसे हैं कि जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज साहबान ने उसके अंदर इंटरवीन किया है। तो 11 जनवरी को आपके सामने उस चीज़ों आएगी कि क्या वो रेशो किस लेवल पे थी या डिस्क्रिशन किस हद तक था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सारे जो आए हैं वो समैरली अगर आप उनके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं, किसी का टैक्स का नहीं है, किसी का टैक्स 3 साल की रिटर्न्स आपने नहीं जमा करवाई, या जिसके अंदर कन्विक्शंस आपकी है, या आप प्रोपोगेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, या किसी का देखें कि एक लीडर साहब का कामा जो है वो दुबई का, तो उस बुनियाद के अंदर आए, तो एक समैरली एक उन्होंने पावर एक्सरसाइज की है। लेकिन इसके अंदर हमें भी नेगेटिव के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ये जाना चाहिए कि अब हाई कोर्ट के पास एक चीज़ आई है, उसके अंदर पूरी अपॉर्चुनिटी है, और ये सारे के सारी चीज़ें जो है अगले 4, 5, 6 दिन के अंदर
फैसला हो जाएगा, और उसके बाद जो आपकी लिस्ट आएगी 11 को, और फिर आपकी एक 12 की विड्रॉल है, और 13 बेसिकली डेट है जिसके अंदर अब आपको फिर पता चलेगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस है। तो ये सारा फिगर्स उसके अंदर आएगा। हाँ, एक चीज उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कुछ जगहों के ऊपर जो आपने जिसकी तरफ पहले भी इशारा किया है कि पेपर्स जो है, प्रपोजर्स, सेकेंडर्स जो है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह आपके जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम 50 अरब आरओ के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई इनको आगे वीडियो दिखा दे कि जनाब देखें बाहर से मुझसे कोई पेपर छीन के ले गया है, तो आरओ अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए ना। देखें, जो हमारा 2018 का एक्ट आया, इलेक्शन एक्ट 17 का जो आया है, इसके अंदर 76 से ज्यादा पास मिली गई हैं, और उन पास के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को भी पार है, और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी पार है, और उनके पास सारी वो चीजें हैं कि जिससे वो फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस आप करवाएं। अब आगे जो चीज उसके अंदर आई है वो ये आई है, वो है आपकी लीगल बैटल। उस बैटल के अंदर अगर आप डिसीजंस को अंडू कर देते, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि हमें किसी न किसी जगह सिस्टम के अंदर या जुडिशरी के ऊपर हमें स्टॉप मार्क भी करना चाहिए कि किसी जगह क्रेडिबिलिटी के अंदर जाना चाहिए। और अगर हमारा हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें फैसला आती हैं और उन फैसलों के अंदर ये चीजें अंडू आ जाती हैं, और अगली फिर चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपके मुल्क के अंदर अगर 50 अरब रुपया खर्च करके भी ये आप नहीं दे सकते क्रेडिबल इलेक्शंस जो है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कॉस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसके अरबों रुपए कौम के खर्च हो रहे हैं इस पर, अगर उसकी साख मुतासिर होती है इलेक्शन की तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल सही है नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो इलेक्शन होता है ये एक इंतखाबी लड़ाई तो होती है, तभी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फलां फलां हल्के से लड़ रहा है, तो लड़ने का लफ्ज हम इस्तेमाल ही करते हैं कि इंतखाबी लड़ाई है। लेकिन साथ ही साथ ये एक फेस्टिवल भी होता है। 35 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, वो गलियां बाजार सजते हैं, बैनर्स लगते हैं, कॉर्नर मीटिंग शुरू हो जाती हैं, एक बड़े मजे का एक फेस्टिवल भी होता है, और फिर ये नताइज तक जारी रहता है। वो माहौल इस मरतबा अभी तक नहीं बन पा रहा। आपके ख्याल में उसकी क्या रीजंस हैं कि ये माहौल अभी तक इलेक्शन का बन ही नहीं पा रहा? ये बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा है असद। वाकई ये फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और कई लोगों की तो समझे कि दाल रोटी इसी पे चल रही होती है, और कम से कम जो ही निगरान गवर्नमेंट आती है तो उसी वक्त जो आज भी मैं देख रहा था कि हमजा शहबाज जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इसका मतलब है कि आपको सारी छूट मिली हुई है, फिर भी आप डरते हैं कि अगर आपने कोई जलसा कॉल कर लिया तो उसमें लोग नहीं आएंगे, या अगर लोग आ गए तो वो पता नहीं क्या नारे लगाने शुरू कर देंगे। तो माहौल तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा। और आपने जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात कहलाती है पाकिस्तान की सर्विस, तो बहरहाल ये है कि वो माहौल वाकई नहीं बन पा रहा इस वक्त। और जब तक आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करेंगे, आप इसके नताइज 70 के इलेक्शन के बाद भुगत चुके हैं। अभी आपने बड़ा एक अच्छा जो पहले अपना सेगमेंट में बात की थी ना, कॉन्टेस्ट, वाकई एक कॉन्टेस्ट होता था कि ख्वाजा साद रफीक है, उनके मुकाबले पे लियाकत बलोच है, पीपल्स पार्टी की तरफ से शेख रफीक होते थे। मतलब एक बड़ा कॉन्टेस्ट होता था और बड़ा वहां पे गहमा गहमी। मुझे याद है हम लोग 3 महीने तक फील्ड में रहते थे और कांटेदार जो हल्के हैं उसकी एक फहरिस्त बनाते थे, और वो हमसे 3 महीने में कवर नहीं हो पाते थे, इतने हल्के होते थे कांटेदार हल्के। अब तो एक हफ्ते में हम कवर कर सकते हैं। जी, लेकिन असद अभी आप ये देखें कि एक वक्त था कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि शख्सियत को शायद वोट ना पड़े, हमने एक वक्त में देखा है कि तलवार पे वोट पड़ते थे, लोगों को नहीं पता होता था कि इसका कैंडिडेट कौन है। हमने पतंग पे ठप्पे लगते हुए देखे हैं कि वहां नहीं पता होता था कि कैंडिडेट का अक्सर उनको नाम भी नहीं पता होता था। तो अभी भी ये सूरत हाल है कि अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी, उनका बल्ले का निशान बरकरार रहा, तो मेरे ख्याल से ये लोगों का शायद इमरान खान से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी वो एक नफरत उनके अंदर आ गई। जिस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, या जिस तरह पीडीएम ने 16 माह हुकूमत की है, तो लोगों के अंदर एक गुबार मौजूद है, लेकिन उसका बिल्कुल सही है। एक लोगों का एक रद्द-ए-अमल जो है वो बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब। एक बेंच बना है, कल 11:30 बजे की समाअत करेगा, मैं जरा उस पर को भी चाह रहा हूँ डिस्कशन में ले आए। एक बेंच जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब की सरबराही में बना है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब इसमें शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, मिस्टर जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, मिस जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। अब ये जो हैं ये 7 रुकनी बेंच है, और ये सुनेगा कि जो नाअहली है 62(1)(f) में वो ताहयात है या वो 5 साल के लिए है या उसकी कोई मुद्दत होनी चाहिए। ये बहुत ही अहम मुकदमा है, और मेरा ख्याल है कि बराह रास्त नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का नाम तो बराह रास्त इसमें या वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं या वो इसके मुतासरा हो सकते हैं। जो भी इसका फैसला आएगा हमें नहीं मालूम क्या आएगा। लेकिन आप मौजूदा हालात में डॉक्टर साहब कितना अहमियत का हामिल देख रहे हैं इस केस को?
मैं समझा आप कहने लगते हैं इस मुक्का को मुकदमा कहने वाला था अच्छा, मैं। मुकदमा चले मैं अच्छा इस तरह है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा ज़रा इसको देखूं कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को लाया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर जो पहले हाई कोर्ट साहब के ऑनरेबल जज थे उन्होंने कहा था कि ही हैज़ लॉस्ट हिज राइट टू अपील, ठीक है, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर मीन्स जेल में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम उनको क्या, उनके लॉयर्स को भी नहीं सुनेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जिस तरीके से हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है, अब मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इट इज़ अ प्री डिटर्मिन्ड थिंग और उसको फॉर्मेलिटी है। और ये मेरे ख्याल में वाहिद केस है कि जिसमें आप, अब वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि जी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खामोश है, कि उसमें उसने टाइम का वो म्याद नहीं दिया हुआ कि कितने साल के लिए, लेकिन वहाँ पे जी एक बेंच ने उसकी इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने कहा जब खामोश है तो दैट मीन्स हमारे पास लिबर्टी है, हम कितनी उसको दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसको ये भी हो सकता है ना, अगर आप खामोश है ना तो या तो आप ना करें और या फिर आप कहें कि भाई खामोश है तो फिर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन मीन्स मैं उसकी हद में आज बता देता हूँ कि ताहयात है, ठीक है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उसको ताहयात नहीं होने चाहिए किसी के ऊपर, 5 साल इज गुड इनफ टाइम, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसीजर तरीका ये नहीं है, उसका तरीका ये नहीं है कि आप उसका तरीका ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन करें, आप उधर जाएं उन क्लॉजेस को रीडिफाइन करके उनके अंदर म्याद जैसे बाकियों में उसके अंदर भी डाल दे कि 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप एक सिंपल एक्ट पास करके उस एक्ट के तहत उसको नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ये लोग कहते हैं कि जी चूंकि उसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ है तो हमने लॉ बदल दिया, आप उसको इसके साथ रेफरेंस कर लो। मैं स्टिल ये समझता हूं ये एक किस्म का हेरा फेरी थी जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। लेकिन असल चीज जो है ना, असल चीज है वो है कि हम लोगों ने अगर इन इलेक्शन, हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने पास से सीखना है कि हमने कहां कहां क्या कुछ खोया, अपनी किन हरकतों से क्या खोया। अगर हम वही हरकतें दोबारा कर रहे हैं और हम उसके बाद कुछ खो देंगे तो उसका इल्ज़ाम ये नहीं होगा कि देखो आपकी वजह, आपने ये हो गया। मैं एक बंदे को डंडा मारता हूं, मैंने देखा पहले भी मैंने 2-3 को मारा था, उनके हाथ टूट गए थे। अब मैं डंडा मारता हूं फिर कहता हूं यार तुमने हाथ आगे क्यों किया था, इस वजह से तुम्हारा हाथ टूट गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऐसे हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, नॉट ओनली इलेक्टोरल प्रोसेस बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन योर जो अब तो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं करवाने तो कम से कम वैसे करवा दें चलते रहे। फ्री एंड फेयर तो पहले भी शायद उस तरह से लोगों की तसल्ली तो नहीं होती थी। आज एक जगह मैं आज वो बैठा हुआ था, वहां पे लोग कह रहे थे कि इवन ज़िया के ज़माने में जिस तरीके से हो रहा था ना, आज वो कह रहे हैं कि शायद वो भी बड़े शरीफ थे। 1988 में तो बेनज़ीर साहबा जीत गई थी। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके हम देखते हैं कि ये मुकदमा या सॉरी ये जो बेंच बना है, ये इस बेंच पर समाअत तो कल होने जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो अगर मंजूर हो गए हैं तो इसकी क्या ज़रूरत रह जाती है, और अगर अभी ये तय नहीं हुआ कि वो ताहयात नाअहल हैं या नहीं है तो फिर कागजात कैसे मंजूर हो गए। तो इस पर हाफिज़ एहसान साहब की राय लेते हैं और बाकी मेहमानों की भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ एहसान साहब, एक 5 रुकनी बेंच का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के, अब 7 रुकनी बेंच बैठ रहा है। लेकिन अब 7 रुकनी बेंच ने यह देखना है कि 5 रुकनी बेंच का फैसला, इसका मतलब अभी तक तो इनफील्ड है कि वो ताहयात नाअहली है। तो फिर सवाल ये पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब के कागजात कैसे मंजूर हो गए। देखें, दो चीज़ें कर लेते हैं फिर हम इस स्पेसिफिक के अंदर आ जाते हैं। नंबर 1 ये है कि जो 62(1)(f) है, ये पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ये 1985 के अंदर जब रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी आई और एक 8वीं तरमीम आई, उसके अंदर 62(1)(f) और बहुत सारी क्लासेस जो उसके अंदर डाल दी गई। उसके बाद एक 18वीं तरमीम आई और 18वीं तरमीम के अंदर जो आर्टिकल 62 था उसके अंदर 5 साल की मियाद डाली गई और 62(1)(h) जो है उसके अंदर डाला गया। अब आगे आ जाते हैं, जो नवाज शरीफ से वाला फैसला आया तो उनको 2 सज़ाएँ आई। एक उनको सज़ा आई वो पनामा की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसमें सादिक और अमीन की बात है, तो 62(1)(f) था। अब उसके बाद जो अगला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो 2018 में किया, 1 साल के बाद, और वो केस नवाज शरीफ साहब वाला केस नहीं था, वो एक टाइटल था, समीउल्लाह बलोच नाम का वो केस था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जो है वो मौजूद रहता है और जितनी देर तक वो कंफर्म रहता है या उसको रिवर्स नहीं किया जाता, उतनी देर तक वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा।
और ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की हर डिस्क्वालिफिकेशन के नीचे जो है वो हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन गलत हो। एक सेकंड मेरी, वो उसके अंदर था। अब उसके अंदर ये था कि हमारी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी बार एसोसिएशन इसको गाहे बगाहे कहती थी कि ये एक सवेयर पनिशमेंट है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके किसी को सजा दें और उसकी आप टाइम लिमिट ना करें तो उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन आना चाहिए। उसके दो तरीक़ेकार, एक तरीक़ेकार उसका ये था कि सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को खुद रिवर्स कर लेती, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती, और वो पॉइंट ऑफ व्यू आना ही तब था ये था कि यहाँ 5 या 5 से ज्यादा का एक मेंबर्स बनता, और दूसरा ये था कि आप लॉ के अंदर उसको अमेंड कर लेते। अब उसके अंदर ये आया कि 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट आई जो सेक्शन 232 के नीचे आया कि उसके अंदर एक 5 साल की मियाद का जिक्र कर दिया गया कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर किसी मियाद का जिक्र नहीं है वहां पे 5 साल की मियाद जिक्र की जाएगी। उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एंडोर्स किया। अब जब एक सेकंड, अब आ जाते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब उसके बाद अगला ये आ गया कि क्या जो कंट्रोवर्सी है, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी जजमेंट को आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नलिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए या आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए उस चीज़ के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस अपने प्रोसेस को या अपनी ऑब्जर्वेशंस को या जो उसने रेशो डिसाइड किया हुआ है उसको रिवर्स कर ले और अपना एक नया व्यू पॉइंट दे दे। अब ये है कि जब ये इलेक्शन वाला प्रोसेस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस के पास एक मामला गया और इसी तरह का था कि जी मुझे 2008 के अंदर आपने डिस्क्वालीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मेरी अपील भी अभी पेंडिंग है और मेरे मुतल्लिक है और लॉ की अमेंडमेंट भी आ गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बजाय ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करे, बजाय किसी और जगह का है, हम इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाते हैं। अब लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी मेंबर्स जो बन गया है जो कल इसको टेकअप करेगा। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि उनका 2018 का जो व्यू था वो गलत है, उनका राइट है वो चेंज कर लें, और अगर वो समझते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये मुद्दत तयन किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं। तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चला गया है तो अगर हम पहली जजमेंट पे ये मानते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया हुआ है तो वो इनफील्ड है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा रिवर्स करना चाहती है या उसको मेंटेन करना चाहती है तो उसका फैसले का वेट कर लेना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं या जिस तरह सिमत जा रही है और जिस तरह ये लार्जर बेंच की तरफ मामला गया है, मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 2018 के जजमेंट का जो रेशो है उसको रिवर्स करेगी और रिवर्स करके कानून के अंदर किसी न किसी लाइफ टाइम का, बिल्कुल सही है वो, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो वो तो है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है नसीम सिद्दीकी साहब, ये कि अगर तो वो जो एक्ट में तब्दीली कर दी गई और उसको आरओ साहब ने तस्लीम कर लिया है, और आजम जी तारड़ साहब का जो मौक़िफ़ था या राना सनाउल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ था और या इसहाक डार साहब का भी ये था, मुतअद्दिद बार वो कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, कानून में तब्दीली कर दी गई है। अगर इसको आरओ ने भी तस्लीम कर लिया है तो फिर कल जो एक्सरसाइज होने जा रही है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं बज़ाहिर बची है। ये तो फिर ये क्यों 7 रुकनी बेंच बैठ रहा है? फिर तो वो डिसाइड हो गया, फिर तो आरओ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड करना है तो फिर कागजात कैसे मंजूर हो गए? मेरा तो सवाल ये है बुनियादी। नहीं, वो तो देखिए असद आपको नजर आ जाना चाहिए कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे लंदन प्लान का हिस्सा है सारा, तो वो जो प्लान चल रहा था वो आरओ को भी पता है, सबको पता है। और जिस तरह नाके लगाए हुए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस के बाहर, कोई कौन अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, एतराज भी कोई नहीं कर रहा। आरओ के जो कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी से लिए हुए नून लीग को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने तो उनको पता है कि क्या फैसला आना है। और जिस तरह हाफिज साहब ने आखिर में बात की कि 7 रुकनी बेंच, डेफिनेटली जब 5 रुकनी बेंच के फैसले पे 7 रुकनी बेंच बैठ रहे तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म का फैसला आएगा। जब एक सहूलत का बात हो चुकी है, मैं तो यहाँ पे असद एक और बात करना चाहता हूँ, ये जो नाहली के ऊपर आपने सवाल करते बरतानिया के, और उनके दौर में एक रेफरेंडम आ जाता है कि ब्रेग्जिट है, हमने यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना है या बाहर रहना है, और उसमें डेविड कैमरॉन ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस बात के हक में थे कि हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना चाहिए, और उन्होंने उसकी कैंपेन भी की। लेकिन ये हुआ कि जब ब्रेग्जिट का रिजल्ट आया रेफरेंडम का, तो अवाम ने फैसला दे दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। डेविड कैमरॉन ने इतनी सी बात के ऊपर रिजाइन दे दिया कि क्या मैं अपनी उसको नहीं समझ सका, जिन्होंने हमें वोट दिया मैं उनकी पल्स को नहीं समझ सका, तो मुझे ये ओहदा रखने का अहल नहीं होना चाहिए। तो जिसके ऊपर सादिक और अमीन ना होने का ठप्पा लग जाए, जिसके ऊपर जिस सियासतदान के ऊपर नाअहली की तलवार लटक जाए और फैसला दे दिया जाए,
उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि वो दोबारा अपना आए इलेक्शन। लेकिन उसमें एक और पहलू भी तो है ना जी, नवाज शरीफ साहब का ये मौके भी तो है ना डॉक्टर साहब, वो ये भी तो कहते हैं कि जी मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, केसेस कोई नहीं थे, इकामा पे निकाल दिया। वही जो आज तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तब उनको बनाया गया था। तो अगर उनको नाअहल इसीलिए इसी तरह किया गया था, तो अब वो अहल भी इसी तरह हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि उनके जो केसेस जो स्टार्ट हुए थे, जो अकामा और ये सारे हुए थे, वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट किए थे कि ये एक जर्नलिस्ट की एक कंसोर्शियम उन्होंने वो उठाया था? उसके बाद खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये उठे, और बाद जगहों पे बाकी लोग तो प्राइम मिनिस्टर वो इतने मॉरली उनके हाई वैल्यूज थे कि जब उनके नाम आए तो उन्होंने खुद अपने आप को उससे डिसएसोसिएट लेकिन निकाला तो अकामा पे गया था ना, पनामा का उसमें ताल्लुक। देखिए, एक बात कर रहे तो ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज अकामा? मुझे एक सवाल होने, अकामा है क्या? अकामा है जॉब कि आपके पास एक लाइसेंस होता है कि आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है? क्या एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क की किसी भी कंपनी का मुलाजिम हो सकता है? सवाल ये है, ये पाकिस्तानियों ने सवाल पूछना है कि क्या आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क की एक छोटी सी कंपनी या बड़ी कंपनी का मुलाजिम हो सकता है? हाँ या ना? मेरे लिहाज से अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर है और वो कहीं जॉब करता है, प्रोफेशनल है, जॉब करता है, फेयर इनफ। मियां नवाज शरीफ को अकामे की जरूरत क्या थी? सवाल ये उठता है। वीज़े आसानी से मिल जाते हैं। भैया, मुझे आज तक वीजों की प्रॉब्लम नहीं है। तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, वो उसको वीजों की प्रॉब्लम होगी? देखिए, इसमें बहुत बड़े सवालात उठते हैं, जेन्युइन सवालात उठते हैं। मेरी नजर में तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई इस किस्म के मिनिस्टर है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या इस किस्म की जो सारी पोस्ट है, या चीफ जस्टिस या कोई है, अगर वो किसी भी गैर मुल्क की, हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए हम कहते हैं कि आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मुल्क की जॉब कर रहा है। मतलब, आर यू रियली सीरियस? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। तो मेरे लिहाज से उस शख्स को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। मे बी शायद इतने अरसे के लिए करना वो शायद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो फिर यही बात आ जाती है कि उसमें अगर वहां पे उसका तयन नहीं किया हुआ, बाकी जगहों पे किया हुआ है, तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लो। लेकिन जिस तरीके से ये बेंच बना है, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी नसीम साहब ने कहा है, उसका एक मूड है, वो मूड अच्छा नहीं है। मतलब मेरे लिहाज से आप जरूर करो, लेकिन ये जिस तरीके से किया गया, ये तरीका सही नहीं था। जो काम करना चाह रहे वो शायद सही है, लेकिन उसका तरीकाकार ऐसे कर दिया कि उस पर सवालात उठ रहे, और ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मुख्तसरन वैसे आप साहब अगर आप कहना चाहें, आपके ख्याल में 62(1)(f) की पे कोई शख्स पूरा नहीं उतर रहा, कितने अर्से के लिए उसको नाअहल होना चाहिए? देखें, दो जजमेंट्स को आप कंपेयर करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि एक ही जजमेंट पे हम क्यों जोर दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को 62(1)(f) के नीचे डिस्क्वालीफाई किया गया अकामा की बुनियाद के ऊपर। जी, छुपाया छुपाने यानी कि वो सैलरी का इशू अकामा बेसिक है। वही सुप्रीम कोर्ट और उसी बेंच के कुछ जज जो थे, जब 2019 के अंदर जजमेंट आई ख्वाजा आसिफ वाली, अकामा तो उस वक्त भी मौजूद था, उस वक्त उसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो कुछ और हो गई, हालांकि हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन जो है वो बदलती रहती है मुनासिबत से, और वही जज साहबान जो एक पहले व्यू दे देते हैं वो उसे। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि देखें कि कितनी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा ये है कि अगर हमारे लॉ के अंदर किसी की मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, तो किसी जगह मिनिमम भी प्रोवाइड की गई है। तो उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के सिस्टम इलेक्ट्रल के अंदर आता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुर्म देखा जाए उसका क्या है, नहीं जुर्म देखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने 5 साल 62(1)(f) लिखा हुआ है, तो 5 साल काफी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस बार बार इन सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर लेके जाके अपने आप को भी प्रॉब्लम में डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी डालते हैं, और उसके बाद हम एक डिबेट भी। बहुत शुक्रिया आवेद साहब, सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और नसीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।